मेरा नाम रितिका था। आज सुबह से ही मेरे दिल पर जैसे किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। नींद तो टूटी थी लेकिन आंखें खुलने के बाद भी मन में एक अजीब बेचैनी बनी हुई थी। न जाने क्यों आज मेरी बड़ी बहन संध्या बार बार याद आ रही थी। उसका चेहरा, उसकी हंसी, उसके फोन पर कहे छोटे छोटे वाक्य सब दिमाग में गूंज रहे थे। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद मन का वहम है, सब ठीक होगा। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। ऑफिस जाना भी जरूरी था, मीटिंग्स थीं, प्रोजेक्ट की डेडलाइन थी, छुट्टी लेना नामुमकिन था। लेकिन दिल की किसी कोने में ये भी सोच चल रही थी कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। मैंने जल्दी जल्दी तैयार होकर बैग उठाया और बस स्टैंड की तरफ बढ़ गई। भीड़, ट्रैफिक, हॉर्न, सब कुछ रोज जैसा ही था, लेकिन मेरे मन के भीतर घबराहट और डर का सागर उमड़ रहा था। मोबाइल कई बार हाथ में लिया कि बहन को फोन करूं, लेकिन फिर सोची सुबह सुबह क्यों परेशान करूं। जैसे ही बस स्टैंड के पास पहुंची, कदम अपने आप उसकी गली की तरफ मुड़ गए। ऑफिस बाद में भी हो जाएगा, पहले दीदी को देख लूं, मन ने कहा। पैदल ही चल दी। रास्ता लंबा था, लेकिन हर कदम पर दुआ कर रही थी, हे भगवान सब ठीक रखना, कुछ गलत मत होने देना। आखिरकार मैं संध्या के घर के बाहर पहुंची। हाथ उठाकर घंटी बजाने ही वाली थी कि भीतर से तेज चीख पुकार की आवाजें आईं। मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक गई। ये आवाज संध्या की थी। मैंने घबराकर दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। दीदी, दरवाजा खोलो। कुछ पल बाद दरवाजा खुला। सामने मेरे जीजू के पिताजी खड़े थे। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें लाल और सूजी हुई, जैसे कई घंटे रो चुके हों। मैंने कांपती आवाज में पूछा, अंकल सब ठीक है ना? दीदी क्यों रो रही हैं? वे चुपचाप नकार में सिर हिलाकर भीतर चले गए। मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ गई। जो दृश्य मैंने देखा उसने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। संध्या सफेद सूती साड़ी में थी, बाल बिखरे, चेहरा सूजा हुआ। सामने फर्श पर सफेद कपड़े में लिपटी एक देह रखी थी, उसके पति आदित्य की। मेरा गला सूख गया। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। ये सब कैसे हो गया? कल ही तो फोन पर आदित्य की हंसी सुनाई दे रही थी। मैंने खुद को संभालते हुए संध्या के कंधे पर हाथ रखा। दीदी, हौसला रखो, ऊपर वाला हिम्मत देने वालों के साथ है। जो उनका था उन्होंने वापस ले लिया। मैं कुछ और कहती उससे पहले ही संध्या ने खुद को पीटना शुरू कर दिया। सब मेरी गलती है रितिका, अगर मैं इन्हें रोक लेती तो ये नहीं जाते। इन्हें कहो उठें, मुझसे बात करें, वरना मैं भी मर जाऊंगी। कमरे में मातम पसरा हुआ था। आदित्य की माँ, पिता, उसकी बहनें, सबकी आंखें नम थीं। घर का हर कोना जैसे रो रहा था। मैंने तुरंत अपने मोबाइल से मम्मी पापा को खबर दी कि जल्दी आओ दीदी के यहाँ, लेकिन गले में शब्द अटक गए। शाम तक आदित्य को शमशान ले जाया गया। संध्या की हालत देखने लायक नहीं थी। वो नाज नखरों में पली थी, पापा मम्मी की लाडली। उसने कभी जीवन में ऐसा दुख नहीं देखा था, और आज उसकी आंखों से रंग उड़ गया था। मैं चाहती थी उसे अपने साथ ले जाऊं, लेकिन वो बार बार एक ही बात कहती, मैं आदित्य के कमरे से कहीं नहीं जाऊंगी, वो यहीं है, मेरे पास। हमने लाख समझाया, लेकिन वो हिली तक नहीं। हम सब थक हार कर अगले दिन अपने घर लौट आए। 2 दिन बाद फिर मैं उसके घर पहुंची। जैसे ही अंदर गई, वहां का माहौल देखकर मेरा दिल बैठ गया। आदित्य की माँ सविता उसे कोस रही थी। उसकी ननदें गालियां दे रही थीं। तेरे कदम ही अशुभ हैं, तू आई और मेरा बेटा चला गया। तेरी वजह से हमारा घर उजड़ गया। संध्या सर झुकाए खड़ी थी जैसे अपराधी हो। मैंने सबको नजरअंदाज किया और सीधे अपनी बहन को सीने से लगा लिया। खबरदार, मेरी बहन के बारे में एक और लफ्ज भी कहा तो बर्दाश्त नहीं करूंगी। कमरा एक पल को शांत हो गया। सबके चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों थे। मैंने संध्या के कान में धीरे से कहा, हिम्मत रखो, मैं हूं तुम्हारे साथ। उसकी आंखें सूखी थी, लेकिन दिल भीतर से टूट चुका था। आदित्य की ससुराल अब उसे बोझ समझने लगी थी। खाना पीना बंद, कमरे में बंद रहना, ये सब देखकर मुझे समझ आ गया कि यहाँ अब उसकी जगह पहले जैसी नहीं रही। रात को जब मैं जाने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। रितिका, मुझे अपने साथ ले चलो ना, यहाँ मैं घुटन महसूस करती हूँ। मैंने चाहते हुए भी उसे अपने साथ नहीं ले जा सकी, क्योंकि मेरे पिता बहुत पुराने विचारों के थे। मैं बस उसके घर से निकल आई। मैं रास्ते भर रोती रही। घुट रही हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर मेरा दिल कांप गया। मैं पापा मम्मी से बात करूंगी, मैंने उसे दिलासा दिया। रात गहराने लगी थी। मैं दीदी यानी संध्या का हाथ थामे बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कमरा जैसे वीरान था। आदित्य की तस्वीर दीवार पर टंगी थी, जिस पर ताज़ा हार चढ़ा था। रितिका, तुम नहीं समझ सकती,
उसने धीरे से कहा, आदित्य मेरे लिए सब कुछ था, अब उनके बिना ये घर काटने को दौड़ता है। हर कोई मुझे दोषी मान रहा है। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। दीदी, तुम्हें किसी के ताने सुनने की जरूरत नहीं। अगर आदित्य नहीं रहे तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर? लेकिन मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि अगर तुम इस माहौल में और रही तो खुद को तोड़ दोगी। पापा मम्मी भी यही चाहते हैं कि तुम हमारे पास लौट आओ। लेकिन तभी बाहर से सासू माँ सविता की आवाज आई। क्या रात भर अपनी बहन को समझाकर उसका दिमाग खराब कर रही है? यही चाहती है ना कि वो अपने मायके चली जाए? तो सुन ले, इस घर से हमारे बहू कहीं नहीं जाएगी। यही उसका घर है, यही रहना होगा उसे। उनकी आवाज में गुस्सा और ताना दोनों थे। मैं समझ गई थी कि अब दीदी को यहाँ टिकाना उसकी आत्मा को और चोट पहुंचाना है। अगले दिन जब मैं घर लौटी तो मम्मी पापा चिंता से भरे थे। मम्मी की आंखें लाल थीं। रितिका, तुम्हारी बहन वहां अकेली टूट रही है, हमें कुछ करना होगा। पापा गंभीर होकर बोले, हमने सविता जी से बात की थी, उन्होंने साफ कह दिया है कि संध्या उनकी बहू है और वहीं रहेगी। लेकिन सच यही है कि उसे अब वहां चैन नहीं मिलेगा। मैंने तुरंत कहा, पापा हमें दीदी को यहाँ ले आना ही होगा, चाहे रिश्तेदार कुछ भी कहें, वरना वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। मम्मी चुपचाप से हिलाने लगी। उनका दिल भी यही चाहता था, लेकिन समाज का डर भी उतना ही बड़ा था। लोग कहेंगे बहू मायके बैठ गई, ससुराल क्यों नहीं निभा पाई। मम्मी बुदबुदाई। पापा ने गहरी सांस ली। लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, हमारी बेटी के जान सबसे जरूरी है। 2 दिन बाद मैं फिर दीदी के पास पहुंची। इस बार उसने खाना तक छोड़ दिया था। चेहरा पीला पड़ गया था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, कमरे में बिखरे कपड़े, बिखरी चीजें, जैसे वो अपने होश में ही ना हो। दीदी, तुम कब तक खुद को ऐसे खत्म करोगी? मैंने आंसू रोकते हुए कहा। उसने मेरी तरफ देखा। रितिका, तुम्हें लगता है मैं जीना चाहती हूँ? आदित्य के बिना जीने का कोई मतलब है? मैंने उसे गले से लगा लिया। मत कहो ऐसा, मम्मी पापा तुम्हारे बिना टूट जाएंगे। तुम उनकी जान हो, अगर तुम हार मानोगी तो उनका क्या होगा? वो फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन उसी समय दरवाजा खुला और सविता जी अंदर आ गई। क्या नाटक चल रहा है यहाँ? रो धोकर दूसरों को परेशान करने से कुछ मिलेगा? हमारा बेटा तो लौटेगा नहीं। उनकी बातें तीर की तरह लगी। मैं तिलमिला उठी, लेकिन चुप रही। दीदी का हाथ कसकर पकड़ लिया। कुछ दिन बाद पापा ने सविता जी से साफ साफ बात करने का निश्चय किया। वे दीदी को लेने उसके घर पहुंचे। मैं भी उनके साथ थी। बैठक में सविता जी, उनके पति और दोनों बेटियां बैठी थीं। माहौल भारी था। पापा ने नम्रता से कहा, सविता जी, हम समझते हैं कि संध्या आपकी बहू है, लेकिन इस समय उसकी मानसिक हालत बहुत खराब है। हमें लगता है कि उसे कुछ समय अपने मायके में रहना चाहिए। शायद माहौल बदलने से उसे संभलने में आसानी हो। सविता जी तुरंत तैश में आ गई। तो मतलब आप हमारी बहू को छीनना चाहते हैं? आज बेटे को खोया है और अब बहू भी चली जाएगी तो हम क्या करेंगे? लोग क्या कहेंगे कि बेटे के जाते ही बहू भाग गई? पापा ने संयम से कहा, हम किसी को छीनने नहीं आए हैं, बस इतना चाहते हैं कि वो कुछ समय मायके में रह ले। आखिर बेटी भी हमारी है। लेकिन सविता जी का गुस्सा कम नहीं हुआ। देखिए शर्मा जी, अगर संध्या मायके चली गई तो उसे वापस लेने मत आना। हमारे घर की इज्जत उसे यहीं रहकर निभानी होगी, वरना रिश्ते खत्म समझिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरी आंखें गुस्से से भर आईं, लेकिन पापा ने इशारे से मुझे शांत किया। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो हम फैसला आपके ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन ज्यादा चोट पहुंचाने से बेहतर है कि वो अपनी मर्जी से वहां से चली जाए। अपनी इज्जत को बेटी की जिंदगी से बड़ा मानते हैं तो हमें मजबूरन फैसला लेना होगा। हम अपनी बेटी को यहाँ से ले जा रहे हैं। ये कहते हुए पापा ने दीदी का हाथ पकड़ा और खड़ा कर दिया। सविता जी चिल्लाती रह गई, ठहरो, ये घर की मर्यादा के खिलाफ है। लेकिन पापा बिना रुके बाहर निकल आए। दीदी हमारे साथ आ गई, लेकिन ये उसकी जिंदगी की नई शुरुआत नहीं, बल्कि एक लंबी लड़ाई की शुरुआत थी। मोहल्ले में बातें होने लगी। बहू ससुराल क्यों नहीं निभा पाई? पति के जाने के बाद मायके में बैठ गई। ये बातें दीदी तक भी पहुंचती और उसका दिल और टूटता। मम्मी हरदम उसे समझाती, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, बस खुद को संभालो। लेकिन आसान कहाँ था। कई रातें वो जाग कर बिताती, कभी आदित्य की तस्वीर देखकर रो पड़ती, कभी खाली कमरे को ताकती। मैं भी उसके साथ ही रहती। ऑफिस से लौटकर सबसे पहले उसका हाल लेती, कभी उसके साथ फिल्म देखने का बहाना करती, कभी बाजार घुमा लाती। लेकिन उसकी मुस्कान लौट नहीं रही थी। इधर ससुराल से लगातार फोन आने लगे। सविता जी रिश्तेदारों को बुलाकर रोती और हर किसी के सामने यही कहती, देखो बहू मायके जाकर बैठ गई, हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। धीरे धीरे दोनों परिवारों में काई और गहरी हो गई। रिश्तेदार भी 2 हिस्सों में बंट गए। कोई कहता
लड़की को मायके में रखना गलत है, तो कोई कहता कम से कम उसके माता पिता ने इंसानियत दिखाई। दीदी अक्सर मुझे देख कहती, रितिका शायद मैंने गलत कर दिया यहाँ आकर, मुझे वहीं रहना चाहिए था। मैं उसे तुरंत रोक देती, नहीं दीदी, अगर तुम वहाँ रहती तो धीरे धीरे खत्म हो जाती। यहाँ कम से कम हम सब तुम्हारे साथ हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। दीदी ने फिर से सिलाई का काम शुरू किया। पहले पड़ोस की औरतें कपड़े देती, फिर धीरे धीरे काम बढ़ने लगा। एक दिन मैंने देखा कि उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई है। वो पहली बार बिना आंसू के कुछ काम में लगी थी। मैंने कहा, देखा दीदी, जिंदगी थमी नहीं है, तुम चाहो तो फिर से खड़ी हो सकती हो। वो चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। लेकिन इसी बीच एक और घटना ने सबको हिला दिया। एक शाम दीदी के फोन पर अनजान नंबर से कॉल आया। उसने फोन उठाया और तुरंत उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैंने पूछा, कौन था? उसने कांपते होठों से कहा, कह रहा था आदित्य की मौत कोई हादसा नहीं थी। मैं हक्का बक्का रह गई। क्या? लेकिन दीदी, पुलिस ने तो कहा था सड़क दुर्घटना थी। वो सिसकते हुए बोली, हाँ, लेकिन फोन करने वाला कह रहा था कि मुझे सच्चाई जाननी चाहिए। रितिका, अगर ये सच हुआ तो? कमरे में खामोशी छा गई। मैंने उसका हाथ थामा। शांत हो जाओ, हो सकता है कोई मजाक हो, लेकिन अगर इसमें सच्चाई है तो हमें पता करना ही होगा। दीदी की आंखों में पहली बार डर और उम्मीद दोनों एक साथ थे। सविता के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रमेश और संगीता के बीच जो दरारें पड़ी थीं, वो दिन ब दिन गहरी होती जा रही थीं। घर में अब हर बात पर बहस, ताने और चुप्पी का माहौल था। रमेश अक्सर देर रात घर आता और बिना किसी से बात किए अपने कमरे में चला जाता। संगीता अकेली बैठकर अपने आंसू पोंछती रहती। दोनों की ये खामोशी बच्चों पर भी असर डाल रही थी। अंशु, जो अब समझदार हो चुका था, धीरे धीरे माँ के चेहरे की उदासी पहचानने लगा था। वो अक्सर माँ से पूछता, माँ, आप रमेश से नाराज क्यों रहती हो? क्या उन्होंने कोई गलती की है? संगीता का गला भर आता। वो कहती, नहीं बेटा, तुम्हारे पापा गलत नहीं हैं, बस हालात ऐसे हो गए हैं। सविता सब देख रही थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। एक दिन उसने रमेश को समझाने की कोशिश की, बेटा, बीवी से मनमुटाव हर घर में होते हैं, पर इस तरह चुप्पी से बात और बिगड़ती है। अगर तुम्हें कुछ तकलीफ है तो संगीता से खुलकर बात करो। रमेश झल्ला कर बोला, माँ, आप समझती क्यों नहीं? मैं हर बात पर समझौता क्यों करूं? संगीता ने भी तो मेरी इज्जत नहीं रखी, हर बार मुझे ही दोष देती है। सविता ने गहरी सांस ली। बेटा, औरतें जब बोलती हैं तो हक में बोलना और अलग अलग बातें हैं। एक बार शांत मन से संगीता से बात करो, हो सकता है कुछ राह निकल आए। रमेश ने कुछ जवाब नहीं दिया और फिर से अपने कमरे में चला गया। सविता की आंखों में अब डर था कि ये घर कहीं टूट न जाए। तो कभी कभी गुस्से में बातें कर जाती हैं, पर दिल से वो घर और पति को ही चाहती हैं। अगर तुम चुप रहोगे तो उसे लगेगा कि तुम अब उससे दूर हो चुके हो। रमेश कुछ पल चुप रहा, पर उसका अहंकार फिर हावी हो गया। इधर संगीता भी अंदर ही अंदर टूट रही थी। उसे लग रहा था कि रमेश अब उससे कार नहीं करता। वो अपनी तकलीफ सिर्फ डायरी में लिख पाती। काश रमेश एक बार मेरी आंखों में झांककर पूछ ले कि मैं क्यों उदास हूँ। वो देखे कि मैं कितनी तन्हा हो गई हूँ। संगीता का ये अकेलापन अब उसे मानसिक रूप से बीमार करने लगा। रात रात भर वो जागती रहती और सोचती कि अगर उसका रिश्ता ऐसे ही चलता रहा तो उसका भविष्य और बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। एक दिन घर में बड़ा झगड़ा हुआ। रमेश ने गुस्से में आकर संगीता पर इल्जाम लगाया, तुम्हें सिर्फ शिकायत करनी आती है, कभी मेरी मेहनत नहीं दिखती। अगर इतना ही दुख है तो इस घर में मत रहो। संगीता का दिल छलनी हो गया। उसने कांपती आवाज में कहा, ठीक है रमेश, अगर तुम्हें मेरा साथ बोझ लगता है तो मैं चली जाती हूँ। ये कहते हुए उसने बैग उठाया और मायके चली गई। घर में सन्नाटा छा गया। अंशु और छोटी बेटी रिया जोर जोर से रोने लगे। सविता की आंखों में आंसू थे, पर वो कुछ बोल न सकी। संगीता के जाने के बाद घर जैसे उजड़ गया। अंशु उदास रहने लगा। स्कूल में उसका ध्यान नहीं लगता। रिया हर रात पापा से पूछती, पापा, मम्मी कब आएंगी? मैं बिना माँ की नहीं सो सकती। रमेश इन सवालों से टूट जाता, पर उसका अहंकार उसे रोक देता। वो हर बार बस इतना कहता, जल्दी आएगी। पर असल में वो खुद नहीं जानता था कि संगीता वापस आएगी या नहीं। सविता ने तय किया कि अब वो चुप नहीं बैठेगी। उसने पहले संगीता से मिलने का निश्चय किया।
वो मायके जाकर संगीता से बोली, बेटी, मुझे पता है रमेश ने गलत कहा, पर गुस्से में कही गई बातें जिंदगी का सच नहीं होती। अगर तुम दोनों अलग हो गए तो सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों का होगा। संगीता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मां जी, मैंने रमेश को कभी छोड़ा नहीं। मैं तो बस चाहती हूँ कि वो मुझे समझे, मेरी बात सुने। मैं लड़ना नहीं चाहती। सविता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तो फिर क्यों एक दूसरे से दूर भाग रही हो? चलो मेरे साथ घर वापस चलो, सब ठीक हो जाएगा। संगीता ने सिर हिलाया, पर उसके चेहरे पर अब भी डर था। सविता ने परिवार की पंचायत बुलाई। गांव के बड़े बुजुर्ग, रिश्तेदार सब आए। सबने रमेश को समझाया, बेटा, औरत घर की नींव होती है। नींव को तोड़ोगे तो घर कैसे खड़ा रहेगा? अगर पत्नी से नाराज हो तो उसे मनाओ, उसे दूर मत करो। रमेश चुपचाप सब सुनता रहा। उसके दिल में कहीं गहराई में संगीता के लिए प्यार था, पर उसका अहंकार दीवार बनकर खड़ा था। इसी बीच अंशु ने सबके सामने कहा, पापा, अगर मम्मी इस घर में नहीं रहेंगी तो मैं भी आपके साथ नहीं रहूंगा। मुझे माँ के बिना कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। रिया भी मासूमियत से बोली, पापा, मुझे माँ चाहिए, आप उन्हें वापस ले आओ। रमेश के दिल की दीवार ढहने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रमेश ने धीरे से कहा, संगीता, मुझे माफ़ कर दो। मैं गुस्से में बहक गया था। मैंने बच्चों का दर्द देखा है और अब महसूस किया है कि तुम्हारे बिना ये घर अधूरा है। संगीता की आंखें भी नम थीं। उसने कांपते स्वर में कहा, रमेश, मैं तो हमेशा चाहती थी कि हम साथ रहें, बस तुमने मुझे सुनना बंद कर दिया था। अगर अब तुम मुझे समझोगे तो मैं सब भूलने को तैयार हूँ। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। संगीता घर लौट आई। बच्चों ने उसे कसकर गले लगाया। घर में फिर से रौनक लौट आई। रमेश ने इस बार ठान लिया कि वो संगीता को कभी नज़रअंदाज नहीं करेगा। उसने उसके साथ बैठकर कहा, अब से हम हर बात खुलकर करेंगे, चाहे गुस्सा हो या नाराज़गी, हम चुप नहीं रहेंगे। संगीता ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। कुछ महीनों बाद सब कुछ सामान्य होने लगा। घर में हंसी खुशी लौट आई। एक दिन सविता ने दोनों को बुलाकर कहा, बच्चों, याद रखना, पति पत्नी का रिश्ता सबसे मजबूत होता है अगर उसमें विश्वास और बातचीत बनी रहे। अगर अहंकार आ जाए तो रिश्ता टूट जाता है। रमेश और संगीता ने सिर झुकाकर कहा। हामी भरी। अब घर में पहले जैसी चहल पहल लौट आई। संगीता और रमेश बच्चों के साथ समय बिताने लगे। अंशु पढ़ाई में अच्छा करने लगा और रिया भी खुश रहने लगी। रमेश ने मन ही मन प्रण लिया कि अब वो कभी अहंकार को अपने परिवार से बड़ा नहीं होने देगा, और इस तरह वो टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ गया। कहानी हमें यही सिखाती है कि रिश्तों में अगर तकरार भी हो जाए तो बातचीत और समझदारी से उसे सुलझाया जा सकता है। अहंकार अगर बीच में आ जाए तो सबसे मजबूत रिश्ते भी टूट जाते हैं, लेकिन प्यार और विश्वास से हर टूटन को जोड़ा जा सकता है।